इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना कर रही टीएमसी की पेशकश को कांग्रेस और वाम दलों ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए उनकी पार्टी को कांग्रेस में विलय का ऑफर तक दे दिया है। যে বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি আসল মুখ। तो क्या दीदी बीजेपी से डर गई हैं? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी सांसद की इस गुहार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किल का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। যে বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি আসল মুখ। আমরা বারবারই বাম কংগ্রেস বা যারা বলে তারা বিজেপি বিরোধী তাদের বলছি তোমাদের মমতা ব্যানার্জির পিছনে দাঁড়ানো উচিত। তার কারণ তিনি বিজেপির রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। दीदी के दल के नेता का दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस और वाम दलों ने ममता बनर्जी की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, गठबंधन का न्योता भी ठुकरा दिया। उल्टे अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को ही कांग्रेस में विलय का ऑफर दे दिया। बंगाल में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही बीजेपी ने टीएमसी की इस पेशकश को ममता बनर्जी पर हमले का हथियार बना लिया है। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है, क्योंकि चुनाव में वो अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है। जबकि कांग्रेस और वामदल का कहना है कि इस बार उनका गठबंधन टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराकर सत्ता पर कब्जा करेगा। चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं। और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। ममता बनर्जी जी ने एक्सेप्ट भी किया कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने में यहाँ नाकामयाब हो गई हैं, तो अपनी गलती का उन्होंने आज बताया भी है, तो अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में लाके मर्ज कर ले। वामपंथी लोग पूरे तौर से हर वक्त सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई किया, और खास करके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वो सांप्रदायिक शक्ति को सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में देखता है और उसके खिलाफ हर तरह का लड़ाई लड़ता है। बीजेपी के आक्रामक चुनावी अभियान के कारण टीएमसी के नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटरों को अपना मानकर बैठी ममता के लिए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता चुकी हैं, लेकिन अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ये बात कबूल कर ली है। हाल ही में साक्षी महाराज ने ओवैसी का शुक्रिया अदा किया, ये कहकर कि बिहार में उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, अब यूपी और बंगाल में भी पहुंचाएंगे। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में वाम मोर्चे का खाता नहीं खुला तो कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। टीएमसी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया तो वहीं बीजेपी ने 18 सीटें झटक ली। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चे के गठबंधन को 76 सीटें मिली थी, और यही वजह है कि टीएमसी अब मुश्किल वक्त में इनसे मदद मांग रही है। कोलकाता से अमरदेव पासवान और मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। किसान इस बात को लेकर के इस वक्त संशय में है कि कल यानी कि 15 जनवरी को प्रस्तावित सरकार के साथ उनकी बातचीत होगी या नहीं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की बनाई 4 सदस्यीय कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। आंदोलनकारी किसान इसे अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों के साथ सरकार 15 जनवरी को बातचीत करेगी या नहीं, इसका जवाब मिलता इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। आंदोलनकारी किसान शुरू से ही भूपिंदर सिंह मान के नाम का विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था कि मान पहले ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, ऐसे में वो निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं। भूपिंदर सिंह मान पर इसका असर हुआ और उन्होंने एक पत्र के जरिए अपना नाम वापस ले लिया। कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए मान ने लिखा, एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावना जानता हूं।
मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूँ। इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि चढ़ा सकता हूँ। मैं कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग करता हूँ। भूपेंद्र सिंह मान के इस फैसले को कृषि कानून का विरोध कर रहे संगठन अपने आंदोलन की नैतिक जीत बता रहे हैं। भूपेंद्र मान जी के इस्तीफे का हम स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम आज इस मौके पे जब पूरा देश के किसान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उन्होंने किसानों को प्राथमिकता देते हुए जो इस्तीफा दिया उसका स्वागत करते हैं। बाकी जहाँ तक रही ये जिस तरह की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई है देश में। वो लोग जो बिल्कुल अशोक गुलाटी तो वो व्यक्ति हैं जिनकी रिकमेंडेशन पे ये सारी चीजें बनी, ये कानून लाए गए हैं। न्यूज 24 से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी, आंदोलनकारी किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी। इस इस्तीफे को आप किस तरह देख रहे हैं? डूबते हुए जहाज में कोई बैठा करे, चूहे सबसे पहले कूदते। उनका धन्यवाद है, उन्होंने दिया इस्तीफा, ठीक करा उन्होंने। एक बात लेकिन वो उनकी उसके प्रति क्या विचारधारा है वो भी एक बार स्पष्ट करते हैं। नहीं, वो उन्होंने कहा कि हम देश के किसानों के साथ हैं, पंजाब देश के किसानों के साथ हैं, हम पंजाब से अलग नहीं जा सकते। और ठीक है, तो पंजाब से अलग नहीं जा करते, अपना आंदोलन में अपना टेंट गाड़ लो बस। मतलब आप चाहते हैं कि आपके साथ आगे खड़े हो जाए? और टेंट गाड़ ले, खड़े क्या होना, हर टेंट में रहना पड़ेगा। और बाकी 3 सदस्यों के बारे में क्या कहेंगे आप? वे भी आ जाएंगे। इधर किसान आंदोलन के बीच समाजसेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अन्ना हजारे का कहना है कि वो किसानों के हक में अनशन करना चाहते हैं, लेकिन बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद उन्हें दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन की इजाजत नहीं दी गई। चिट्ठी का जवाब तक नहीं मिला। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। इधर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन से बने दबाव के बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के कई विधायक उसके संपर्क में हैं और मौका मिला तो वहां सरकार भी बनाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन ज्यों-ज्यों लंबा हो रहा है, हरियाणा में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में चल रही सरकार पर जेजेपी विधायकों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की गठबंधन सरकार में जारी इस रस्साकशी के बीच सूबे की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ये कहकर खलबली मचा दी कि सरकार को समर्थन दे रहे कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और अगर मौका मिला तो वहां सरकार बनाने से भी कांग्रेस नहीं चुकेगी। बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं। बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे उनके सहयोगी दल के हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी उसको फिल्म तो करेंगे ना। कुमारी शैलजा के इस दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बोले सबको पता है कौन किसके संपर्क में है, कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल ले, यही काफी होगा। ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। वो कुमारी शैलजा जी ने कहा है तो मुझे लगता है कि वो अभी तक भी एक इल्यूजन की जिंदगी में उसमें घूम रहे हैं। उनको अभी तक भी जो है वो बार बार जो है वो सपन आ रहे हैं, दुःस्वप्न आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सरकार उनकी वापस बनने जा रही है करके। किसी तरह का कोई खतरा हमारी सरकार को नहीं है। जेजेपी के साथ हमारा बहुत अच्छा जो है तालमेल है और मुझे लगता है कि सरकार पूरे 5 साल तक बहुत अच्छी तरह से निर्बाध गति से काम करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान गठबंधन सरकार के नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के कई विधायक नाराज चल रहे हैं। हाल ही में जेजेपी के विधायकों ने एक बैठक की, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी से भी मिले। लेकिन दुष्यंत चौटाला पर सरकार से समर्थन वापसी का दबाव बढ़ता जा रहा है। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज 24। इधर मध्य प्रदेश के अजब अफसरों का गजब कारनामा सामने आया है। जिम्मेदारी दी गई स्वच्छता का संदेश देने की, लेकिन स्कूल कॉलेजों की बाउंड्री वॉल पर बनाई गई स्वच्छता का संदेश देती तस्वीरों को देखकर किसी को भी शर्म आ जाएगी।
यूपी के राजगढ़ में स्वच्छता का संदेश देने के मकसद से स्कूल और कॉलेजों की बाउंड्री वॉल पर बनाई गई तस्वीरों में सुंदरता कम भद्दापन ज्यादा नजर आ रहा है। स्वच्छता के नाम पर अश्लीलता का संदेश देती ये भद्दी तस्वीरें हैं एमपी के राजगढ़ जिले की। नगर पालिका भले ही इन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के मकसद से स्कूलों और कॉलेज की बाउंड्री वॉल पर बनवा रही हो, लेकिन जरा सोचिए, इन भद्दी तस्वीरों को देखकर स्कूल और कॉलेज में आने जाने वाले छात्र छात्राएं क्या सीखते, समझते और सोचते होंगे। इतना ही नहीं, महिला शिक्षकों को भी इन्हें देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। जो हमारे स्कूल के बाहर या नाके से खिलची नाके से लेकर या आसपास जो चित्र बनाए गए, तो उसमें स्वच्छता का तो कोई संदेश नहीं मिलता है। उसमें जो नारियों के फोटो बनाए गए, तो उसमें एक उनका जो चित्रण होता है, उन्हें देखने से बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो बाहर जो ग्राउंड के बाउंड्री वॉल पे चित्र बने हैं, वो चित्र कुछ तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के जो भद्दे चित्र बने हैं वो कोई किसी भी प्रकार से शिक्षाप्रद नहीं है, ना ही स्वच्छता से उनका कोई संबंध है। लेकिन इस तरह के चित्रों को अगर दीवारों पे बनाया जाएगा तो उधर से कॉलेज से निकलने वाले बच्चों को और स्कूल से निकलने वाले बच्चों को गलत मैसेज जाता है। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल, कॉलेजों और सरकारी भवनों की दीवार पर स्वच्छता का संदेश पेंटिंग के जरिए किया जा रहा है, जिनमें देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया जा रहा है। इन भद्दी तस्वीरों को अब हिंदू संगठन देवी देवताओं का अपमान बताते हुए इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने की बात कर रहे हैं। तो दीवारों पर इन पेंटिंग्स को बनाने वाले पेंटर का कहना है कि ये डिजाइन उन्हें नगर पालिका से मिली है। राजगढ़ नगर पंचायत के द्वारा जो स्वच्छता के नाम पे जो ये दीवारों पे चित्र जो बनाए गए हैं, ये काफ़ी अश्लील चित्र बनाए गए हैं और इसमें हमारे देवी देवताओं को भी जो कपड़े पहनाए गए हैं वो भी काफ़ी गलत तरीके से पहनाए गए हैं। हम इन चित्रों का घोर विरोध करते हैं। हिंदू चेतना मंच संगठन कल ज्ञापन देगा जिला प्रशासन को कि तत्काल प्रभाव से इन चित्रों को मिटा के और इनको नए चित्र बनाए जाए या प्लेन दीवार रखी जाए। नगर पालिका के इस कारनामे की जानकारी मिलने के बाद अब जिला प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करने की बात कर रहा है। मैं उसको आपने बताया है, मेरे संज्ञान में आया है, उसकी जांच करवा रही है, जिन भी आपत्तिजनक होगा तो उसको करता है। बहरहाल सवाल ये कि इस भद्दी तस्वीरों को देखकर छात्राएं और महिला शिक्षक शर्म महसूस कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों का भद्दापन आखिरकार जिम्मेदार अफसरों को दिखाई क्यों नहीं दिया। राजगढ़ से मनीष के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। इधर नेपाल की राजनीति में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए चीन ने एक बार फिर से खेल शुरू कर दिया है। चीन ने सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट करने के लिए 13 लोगों की एक टीम भेजी है, लेकिन इसके खिलाफ नेपाल के लोगों का गुस्सा भी बढ़ गया है। नेपाल के लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और ताजा गुस्से की वजह है नेपाल में चीन के 13 सदस्यों की उस टीम की एंट्री जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में फूट को सुलझाने के वास्ते आई है। नेपाल के सियासी घमासान में चीन की चाल लगातार नाकाम हो रही है, लेकिन वो अपने दांव चलने से बाज नहीं आ रहा। चीन की चाल को समझते हुए ही नेपाल के पीएम केपी ओली ने संसद भंग की और चुनावों की घोषणा कर दी। जाहिर है इससे चीन को करारा झटका लगा, लेकिन भारत विरोधी चीन अब भी नेपाल में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की कोशिश ये है कि किसी तरह वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी उसके कब्जे से बाहर न जाए और पार्टी एकजुट होकर चीन के इशारे पर नाचे। यही नहीं, चीन से आए 13 लोगों की टीम मधेशी नेताओं को भी झांसा दे रही है। ये चीनिया हस्तक्षेप को हटाकर हम लोग हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल को कायम करेंगे। इसके लिए अभी देख रहे हैं आप, हम लोग का नेपाल में जगह जगह हर जिला में जो है सो उठकर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। चीन तो केंद्र में फेल हो गया है। इस देश में विभिन्न तरह का कार्ड फेंका है, लेकिन उस कार्ड पर जो है सो उनका आधिपत्य नहीं चला। उस हिसाब से सफलता उनको नहीं मिला। राष्ट्रीय एकता अभियान नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है और नेपाली जनता भी इसका समर्थन कर रही है। लोगों ने चीन की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और इसका कड़ा विरोध देशव्यापी रूप से हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय एकता अभियान ने भी चीनी हस्तक्षेप को एक कड़ी चेतावनी दी है और इसको बंद करने के लिए शीघ्र कहा है। चीन को डर है कि अगर नेपाल से कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता जाती है तो भारत की पैठ बढ़ेगी और नेपाल में चीनी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन जनता ने अब नेपाल से जिनपिंग राज को खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
अभिषेक मिश्रा, काठमांडू, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।